हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं वो एसएससी जेई का फॉर्म भरते हैं। तो उसके बारे में एसएससी जेई के बारे में हम यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एसएससी जेई क्या होता है, ठीक है, और इसमें कितनी वैकेंसीज आती हैं, क्या इसके मतलब इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एसएससी जो है ये एक कमीशन है जो उम्मीदवार को चयन करने का काम करता है, सेलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगा कौन? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके बाद इसमें जो पोस्ट होती है, जो पोस्ट आती है वो जूनियर इंजीनियर की आती है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारी पोस्ट आती हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बीटेक और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं, बीटेक और डिप्लोमा के जो स्टूडेंट होते हैं वो जो फॉर्म भरते हैं, बीटेक और डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो फॉर्म भरते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं बीटेक या डिप्लोमा के जो फॉर्म ये भर सकते हैं। तो उसमें एक है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये तीन ब्रांच के स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास बी या डिप्लोमा होना चाहिए, रिलेवेंट डिसिप्लिन यानी कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल से होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट कुछ डिपार्टमेंट में 30 ईयर है और कुछ में 32 ईयर है। अप्लीकेशन फीस इसकी 100 रुपीज़ है, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप प्रमोशन करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसएसई बन सकते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। तो एक एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको एज लिमिट ध्यान रखनी है, आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है तो कौन सी ब्रांच से किया है, उसके बाद एप्लीकेशन फीस कितनी होती है और प्रमोट होके आप क्या बन सकते हैं। तो आंसर है इसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकते हैं या आप एसएसई बन सकते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद इसमें जो पोस्ट होती है वो जूनियर इंजीनियर की होती है जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है और नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। इसका लेवल 6 होता है। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लाइक बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, एमआईएस, सेंट्रल वाटर कमीशन और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें आपको भर्ती किया जाता है, ठीक है। सेलेक्ट करने का काम है आपका एसएससी का, और जिन ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब करनी है वो है बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, एमआईएस, ठीक है। उसके बाद जो इसका पे स्केल है, ठीक है, वो 35,400 से 1,12,400 के आसपास है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इन हैंड सैलरी कितनी आएगी, तो वो डिपेंड करता है आपका कहाँ पर पोस्टिंग है, उसके हिसाब से महंगाई भत्ता कितना मिल रहा है, ठीक है। मकान का किराया सिटी के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपके हेल्थ के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई यात्रा करते हैं उसके लिए, और अन्य भत्ते भी इन पे इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनती है। इन हैंड सैलरी फिर भी आपकी 45 के आसपास आपकी आएगी, ठीक है, एट द स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग की बात करूँ अगर मैं, तो इससे कम तो नहीं आएगी, ठीक है। ग्रेड पे इसका 4200 है। आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसका एग्जाम पैटर्न, इसमें दो पेपर होते हैं। पेपर वन जो है, पेपर वन की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ये एमसीक्यूज होते हैं इसमें, ठीक है, और ये ऑनलाइन मोड पे होता है। इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपका नॉन टेक से होता है और 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल से होता है, और नंबर भी इसके 200 ही होते हैं, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें आप जो भी आपका स्ट्रीम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रीजनिंग से क्वेश्चन आता है और जनरल अवेयरनेस यानी जीए से क्वेश्चन आता है। तो इसमें 50 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का जनरल स्टडी आता है। इसके बाद बात करें हम, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग 100 नंबर का जो आपका टेक्निकल है सिंपल ही होता है, ये ज़्यादा टफ नहीं होता है, बेसिक ही पूछा जाता है इसमें। उसके बाद कन्वेंशनल टाइप होता है पेपर टू। सेकेंड पेपर जो होता है कन्वेंशनल टाइप होता है, ठीक है। जो रिटन एग्जामिनेशन होता है जैसे कि आप बीटेक या डिप्लोमा का जो पेपर देते हैं उसी के हिसाब से होता है, ठीक है। और ये 300 मार्क्स का होता है। इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं और 5 क्वेश्चन उसमें से हमें करने होते हैं, ठीक है। ये भी 2 घंटे का होता है। इन दोनों को मिला के आप जब पेपर वन क्वालिफाई करेंगे ना, पेपर वन क्वालिफाई करने के बाद आपको पेपर टू में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ, स्टेजेस क्या है। आपको पेपर वन का कट ऑफ क्लियर करना है। उसके बाद आप पेपर टू देंगे,
ठीक है। पेपर 1 प्लस 2 मिला के आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखें ईयर वाइज वैकेंसीज कितनी थी। ईयर वाइज वैकेंसीज में आप देखेंगे कि 2018 में कैंडिडेट 6,77,000 के आसपास थे, ठीक है। उसके बाद 8 लाख कैंडिडेट थे, पोस्ट यहाँ पर 1840 थी, यहाँ 1152 पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी लगभग कैंडिडेट 6,60,000 नहीं 7 लाख के आसपास कैंडिडेट थे, जिसमें 800 पोस्ट थी। और उसके बाद यहाँ पर 6,40,000 कैंडिडेट थे, जिसमें 2959 पोस्ट थी। तो यहाँ पर पोस्ट ज़्यादा थी। 2023 का भी पोस्ट का नहीं पता है क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुआ, फिर भी आप ये समझ के चलिए कि कुछ लोगों ने RTI वगैरह भी लगाया है, तो 200 प्लस पोस्ट आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वैसे भी आपको ये समझ में आना चाहिए कि पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं सारी चीज़ें, तो जब चुनाव आता है तो उसी टाइम पे सारी बातें होती हैं, मतलब ज़्यादा पोस्ट आती है। जैसे आप देखिए, ठीक है, 18-19 के टाइम का देखिए। उसके बाद ये तो कोविड का दौर था, तो यहाँ पर वैकेंसी आई नहीं है, ये ब्लैंक का मतलब यहाँ पर वैकेंसी आई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 2023 का SSC JEE का प्री कब होने वाला है। तो पेपर 1 CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो 26 जुलाई को इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा, 16 अगस्त को क्लोज हो जाएगी डेट, और एग्जाम डेट जो है अक्टूबर 2023 है, ठीक है। तो ये है आपका SSC का एक टेंटेटिव कैलेंडर है, मतलब ये इसका मतलब ये है डेट चेंज भी हो सकती है, जनरली ये मान के चलिए कि नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करें 2022 की, तो ये सिविल का कट ऑफ है, ठीक है, जिसमें SC कैटेगरी के 86 मार्क्स हैं, कट ऑफ गया है। ST का भी 86 गया है, और OBC का 107 नंबर, EWS का 89 नंबर, ठीक है, और अनरिजर्व का 110 नंबर, जो कि काफ़ी कम नंबर है। इसके कई सारे कारण हैं। कई सारे कारण ये हैं कि इसमें एक तो वैकेंसी ज़्यादा थी, दूसरा कुछ कैंडिडेट्स के फॉर्म भी रिजेक्ट हुए थे, ठीक है। कैंडिडेट अवेलेबल भी यहाँ पर हैं, ठीक है, कैंडिडेट अवेलेबल भी लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। 2900 पोस्ट में OBC में कितने कैंडिडेट हैं, EWS में कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, ये कैंडिडेट्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि इतने कैंडिडेट होते हैं, हमें इतने में पेपर क्रैक करना होता है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि आपको पढ़ाई करनी है, रिलेवेंट सिलेबस पढ़ना है, क्या आता है वो भी जरूरी है, ठीक है। क्या पूछा जाता है एग्जाम में, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी मैं सिलेबस डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, तो अगर मैं सिलेबस डिस्कस करता तो आपको ये बताता कि क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। अभी आज का जो सेशन है उसमें मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन है यहाँ पर, बेसिक इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम ये बात करते हैं कि SSC क्या काम करता है, ठीक है, मतलब क्या काम करता है, कितना पे स्केल होता है, कौन फॉर्म भर सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, फीस कितनी लगती है, कट ऑफ मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली कितना जाता है। तो कट ऑफ अगर हम बात करें इन जनरल, तो आप अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हैं तो 150 प्लस लेके चलिए। इस बार कट ऑफ कम गया, अगली बार ज़्यादा भी जा सकता है। अगर आप सिविल के हैं तो 130 प्लस लेके चलिए, ठीक है, सिविल कैंडिडेट के लिए है, और ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर मैंने डेटा बताया है वो इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे बैचेस भी SSC JEE के लिए ऑफलाइन बैचेस हैं, ठीक है, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है, तो आप वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके की परेशानी है, तो आप इसमें कमेंट कर दीजिए, तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।